दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए ला रहे हैं एमसीक्यू सीरीज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इस सिलसिले में आज का जो लेक्चर रहेगा ये रहेगा एमसीक्यूज ऑन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब मेरा ये मानना है ये एक लेक्चर सीरीज नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम जो है आपको पूरा रिवाइज करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और वो भी थ्रू एमसीक्यूज के जरिए। अब ये लेक्चर सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हो, या नायब तहसीलदार के लिए, या जूनियर असिस्टेंट के लिए, या जेकेपी एसआई पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो, या एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, या यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो। तो मेरा यह मानना है ये लेक्चर सीरीज जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे मॉडर्न हिस्ट्री हम आपको रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। अब हम इस लेक्चर की शुरुआत करें, या यूं कहे एमसीक्यूज ऑन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हु फॉर्मड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना। अब यहां पे अगर आप ऑप्शंस में देखोगे, ऑप्शन ए आपका आता है डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन बी आपका आता है ए ओ होम, ऑप्शन सी आपका है जॉर्ज यूल, ऑप्शन डी आपका है दादा भाई नौरोजी। यानी हमें यहां पे बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब वजूद में लाया गया इसकी फॉर्मेशन किसने की। तो अगर आप इसका राइट आंसर देखोगे ना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी ए ओ होम क्या करते हैं, ए ओ होम के जरिए फॉर्मेशन होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अब हम इस इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन होती है ना, इसके बारे में जानेंगे थ्रू अवर सुपर कंटेंट। हाँ, हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम देखेंगे। देखो, इस सिलसिले में सबसे पहले अगर हम पहली कोशिश देखेंगे ना कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में है, देखो हुआ क्या हुआ ये कि 1883 और 1885 में दो मैन आर्किटेक्ट्स जिनको कहा जाता है ऑफ आईएनसी होते हैं, आपके एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अब ये एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस क्या करते हैं, ये दो सेशंस कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? दो सेशंस कंडक्ट करते हैं किसके? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की। यानी ये क्या करते हैं, ये इनवाइट करते हैं इंटेलेक्चुअल्स को, ये इनवाइट करते हैं लायर्स को, ये इनवाइट करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को। कहते हैं कि हम एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, क्योंकि देखा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी लेकिन कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तो इसी सिलसिले में 1883 और 1885 में ये क्या करते हैं, दो सेशंस कंडक्ट करते हैं किसकी? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? ये बेसिकली है ग्रुप, ये है ग्रुप किनका? बहुत ऑर्गेनाइजेशंस का, यानी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स आते हैं और इन सेशंस में क्या करते हैं, शमूलियत करते हैं, और वहां पे इनको कहा जाता है कि हम जो है हम एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है। तो इस सिलसिले में जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है ना, वो रहता है किसका? एलन एक्टिवन हुम, यानी ए ओ हुम जिसको हम कहते हैं। ये ए हुम क्या करते हैं? ए हुम एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये एंगेज होते हैं बहुत सारे इंडियन लीडर्स के साथ, और इनको क्या करते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं हम एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है। ये कौन करते हैं? ये ए हुम करते हैं, और ए हुम टच में रहते हैं। किसके टच में रहते हैं? ये एस एन बनर्जी के टच में रहते हैं, आनंद बोस के साथ रहते हैं, और इनको मोटिवेट करते हैं कि हम जी एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जहां पे जो लोगों के मसाइल हैं वो देखे जाएंगे। क्योंकि इससे पहले जो था रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, और उस टाइम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। अब होम एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पे क्या करते हैं, प्ले करते हैं, और सब इंटेलेक्चुअल्स को इकट्ठा करते हैं। तो इसी सिलसिले में क्या होता है, एग्जैक्ट 28 दिसंबर को, कब? एग्जैक्ट 28 दिसंबर 1884 होम क्या करते हैं, ये एक नेशनल इंडियन नेशनल यूनियन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन क्या है? इंडियन नेशनल यूनियन है बेसिकली ओरिजिनल नेम ऑफ आईएनसी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ओरिजिनल नेम क्या है, वो है आपका इंडियन नेशनल यूनियन। देखो हुआ क्या, ये जो ए हुम होते हैं ना, ये बेसिकली एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, ठीक है ना। ये कोई वाइस रॉय नहीं थे उस समय। अगर हम 1885 की बात करेंगे ना, उस समय आपके जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड डेफर्न। कौन थे? लॉर्ड डेफर्न। अब ये लॉर्ड डेफर्न से परमिशन मांगते हैं, तो ये क्या करते हैं, 28 दिसंबर को क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या होता है, इंडियन नेशनल यूनियन, और वहीं पे इसको आगे फिर बनाया जाता है, इसी का फिर नाम चेंज किया जाता है और इसका नाम रखा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी यहां पे आपकी एक क्वेश्चन जो है ना, यहां पे ये आपका आ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ओरिजिनल नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का ओरिजिनल नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। देखो हुआ क्या हुआ, एक्चुअली ये कि ये जो ए होम थे ऑन एग्जैक्ट 29, 30 एंड 31 दिसंबर को क्या करते हैं, ये एक सेशन जो होता है, एक सेशन होता है मुंबई में। कहां पे होता है? मुंबई में। पहले इस सेशन को होना था पुणे में। कहां पे होना था? पुणे में। ये आ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था कहां पे? मुंबई में, लेकिन इसका पहला सेशन कहां पे होना था? पुणे में। लेकिन पुणे में क्या था उस वक्त, वहां पे था कालरा, यानी जिसको हैजा कहते हैं, वहां पे कालरा था। तो इसीलिए क्या हुआ था, ये जो ए हुम थे, ए हुम ने कहां पे इसको, इस सेशन को कहां पे ऑर्गेनाइज किया? इसने ऑर्गेनाइज किया मुंबई में, और मुंबई में कहां पे? गोकुल दास
तेजपत संस्कृत कॉलेज, इंपॉर्टेंट है, गोकुलदास तेजपत संस्कृत कॉलेज में फर्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज होता है किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसके प्रेसिडेंट होते हैं डब्ल्यूसी बनर्जी। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? डब्ल्यूसी बनर्जी, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डब्ल्यूसी बनर्जी, जो कि एक लायर होते हैं। और इसमें टोटल 72 मेल डेलीगेट्स, यानी इसमें कोई फीमेल नहीं होती है, सिर्फ मेल डेलीगेट्स होते हैं जो इस सेशन में शमूलियत करते हैं। और इस सेशन में अगर हम देखेंगे मोस्टली इसमें कौन से होते हैं? लायर्स होते हैं, ठीक है। तो इसी सेशन में क्या होता है? आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है उसकी जो होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो यहां पे हमने देखा क्या? यहां पे हमने देखा कि 1883 और 1885 में पहली कोशिश की गई थी किसके जरिए? एस.एन. बनर्जी और आनंद बोस के जरिए कि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। लेकिन यहां पे अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसका? एलन एक्टिवन हूम का, यानी एओ हूम का। वो क्या करते हैं? जो कि एक स्कॉटिश ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं, वो बनाते हैं आपके इंडियन नेशनल यूनियन। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसके जो फादर है वो कौन है? आपके एलन एक्टिवन हूम। क्यों है इसके फादर? क्योंकि इसी ने ये बेसिकली बनाया है। क्या बाकी लीडर्स नहीं थे? लीडर्स थे बाकी, लेकिन एक मंच पे या यूं कहे इकट्ठा किसने किया? इकट्ठा किया यहां पे एओ हूम ने, ठीक है। गॉट माई पॉइंट? तो इसी सिलसिले में पहला सेशन कब होता है? पहला सेशन आपका होता है 29, 30 एंड 31 दिसंबर को होता है। कहां पे होता है आपका पहला सेशन? मुंबई में। आता है ये कि पहला सेशन कहां पे हुआ था और किसके प्रेसिडेंसी में हुआ था? डब्ल्यूसी बनर्जी के प्रेसिडेंसी में हुआ था। और इस सेशन में टोटल कितने थे? 72, और वो भी मेल, कोई फीमेल डेलीगेट नहीं थी। और मोस्टली कौन थे? एलायर्स। अब ये जो सेशन होता है ना मुंबई में, अब इसमें ये क्या करते हैं? कुछ रेजोल्यूशंस पास करते हैं और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हर साल एक सेशन होगा, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल एक सेशन होगा। हाँ, और यहां पे क्या किया जाता है? यहां पे कहा जाता है कि डेलीगेट जो होंगे ना वो वोट करेंगे और उस वोट के हिसाब से जो है प्रेसिडेंट हर एक सेशन का होगा, यानी हर एक सेशन में आप प्रेसिडेंट देखोगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है? यहां पे डिस्कस किए जाएंगे सिर्फ नेशनल इश्यूज। वो कहां पे? इसी सेशन में कहा जाता है कि डिस्कस सिर्फ किए जाएंगे नेशनल इश्यूज। और एम क्या था? इंडियन नेशनल क्यों एम था इसका? यही स्टार्टिंग में एम था यही कि ये एक सेक्युलर मूवमेंट होगी, यानी ऑल इंडिया सेक्युलर मूवमेंट होगी, ठीक है। अब यहां से फिर क्या होता है? यहां से आईएनसी जो होता है ना ये चूज क्या करता है? यानी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है ये चूज करता है पीपीपी मेथड। कौन सा? पीपीपी मॉडल, जिसको प्रायर पेटिशन एंड प्रोटेस्ट मेथड कहा जाता है। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है? दादाभाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम रखा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका ओरिजिनल नाम नहीं था, इसका ओरिजिनल नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। ये किसने बनाया? इसकी फॉर्मेशन किसने की? एओ हूम ने। और एओ हूम ने इसका नाम रखा था इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन दादाभाई नौरोजी के सजेशन पे इसका नाम रखा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब अगर आप देखोगे ईयरली इसके सेशन जो होते हैं अराउंड 31 दिसंबर होते हैं और वो भी डिफरेंट सिटीज में होते थे, ठीक है। तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम देखेंगे ना फॉर्मेशन, बेसिकली दो थ्योरीज है। एक तो है आपकी नेशनल थ्योरी, दूसरी है आपकी सेफ्टी वॉल थ्योरी। वो नेशनल थ्योरी और सेफ्टी वॉल थ्योरी हम आगे लेक्चर्स में, आगे एमसीक्यूज में हम वो भी पढ़ने वाले हैं। यहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? हु इज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? यानी फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी हमें बताना है। आपके ऑप्शंस में हूम, आपके ऑप्शंस में डब्ल्यूसी बनर्जी, आपके ऑप्शंस में जॉर्ज यूल और आपके ऑप्शंस में नन ऑफ द अबव। सबसे पहले हम बात करेंगे हूम की। अगर हम एओ हूम की बात करेंगे ना, एओ हूम को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको इसीलिए कहा जाता है जो फॉर्मेशन होती है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो किसके जरिए होती है? एओ हूम के जरिए। और एओ हूम होते हैं फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, यानी फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं ना के इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो होते हैं आपके एओ हूम, ठीक है। अब दूसरा है आपका डब्ल्यूसी बनर्जी, यानी पहले प्रेसिडेंट जो होते हैं ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की। यानी जब पहला सेशन होता है, पहला सेशन आपका कब होता है? पहला सेशन आपने देखा कि मुंबई में होता है। कहां पे? तेजपत संस्कृत कॉलेज जो होता है मुंबई में, वहां पे पहला आपका सेशन होता है। किसके प्रेसिडेंसीशिप में होती है? यानी कौन प्रेसिडेंट होता है वहां पे होता है आपके डब्ल्यूसी बनर्जी, ठीक है। अब यहां पे फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन होते हैं? फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बनते हैं जॉर्ज यूल। क्या डब्ल्यूसी बनर्जी इंग्लिश थे? नहीं, ये इंग्लिश नहीं थे। इंग्लिश थे आपके जॉर्ज यूल। यानी जॉर्ज यूल जो होते हैं ना वो पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट जो है आईएनसी के बन जाते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे हम देखेंगे थ्रू और सुपर कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस स्लाइड से देखो, यहां पे देखो, यहां हम देख लेंगे पहला जो सेशन था, पहला सेशन वो कहां पे हुआ? वो मुंबई में हुआ था पहला सेशन। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। और पहले सेशन में कितने डेलीगेट्स थे? 72 डेलीगेट्स। ये ऑलरेडी आपने जाना। अब दूसरा सेशन जो होता है ना वो आपका आता है, वो होता है कलकत्ता में। अब ऐसा आता है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पहला सेशन कहां पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। दूसरा सेशन कहां पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और दूसरे सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे आपके? दादाभाई नौरोजी। ये वही दादाभाई नौरोजी है जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम चेंज किया, कि इसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका नाम पहले क्या था?
इसका नाम पहले था इंडियन नेशनल यूनियन, और इंडियन नेशनल यूनियन से दादा भाई नौरोजी इसका नाम रखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं। अब तीसरा जो सेशन होता है ना आपका, वो होता है 80-87 में। तीसरा सेशन वो कहां पे होता है? मद्रास में। यानी पहले मुंबई में, फिर कलकत्ता में, फिर मद्रास में। यही तीन प्रेसिडेंसीज थी ना। अगर आप देखोगे तीन प्रेसिडेंसीज, पहले मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तो सिंपली आप इसको आराम से याद कर सकते हो। पहले मुंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा मुंबई में हुआ। मुंबई जब सेशन था वहां पे कौन प्रेसिडेंट थे? आपके डब्ल्यू सी बैनर्जी। अब दूसरा सेशन जब कलकत्ता हुआ था वहां पे कौन प्रेसिडेंट थे? आपके दादा भाई नौरोजी। अब तीसरा सेशन कहां पे हुआ? मद्रास में हुआ, और मद्रास में पहले फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं आपके कौन से? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट होते हैं आपके बद्रीनाथ तैयब जी। कौन से होते हैं? बद्रीनाथ तैयब जी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? कौन सा था आपका? बद्रीनाथ तैयब जी। ठीक है, हाँ। और फोर्थ सेशन जो होता है ना वो होता है इलाहाबाद में। कहां पे होता है? इलाहाबाद में। और यहां पे होते हैं आपके प्रेसिडेंट कौन? जॉर्ज रूल। और जॉर्ज रूल होते हैं फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। कौन होते हैं? फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, फिर है आपका जॉर्ज रूल, और वो भी किस सेशन में? फोर्थ सेशन में। फोर्थ सेशन कब हुआ? 88 में। कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ऐसे याद रखना है। ठीक है, अब फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कहां, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन है? वो है आपकी बद्रुद्दीन तैयब जी। किस सेशन में थे? थर्ड सेशन में। थर्ड सेशन कौन था? मद्रास में हुआ था। ठीक है ना, हाँ। सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है, हाँ। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे आपके डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। ठीक है, पहला सेशन कहां पे? मुंबई में। दूसरा सेशन कहां पे? कोलकाता में। तीसरा सेशन कहां पे? मद्रास में। चौथा सेशन कहां पे? इलाहाबाद में। ठीक है ना। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। दूसरे प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तीसरे प्रेसिडेंट कौन थे? बद्रीनाथ तैयब जी। चौथे प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज रूल। ठीक है ना। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बद्रीनाथ तैयब जी। पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज रूल। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे आपको याद रखना है इनको। ठीक है, आगे जाते यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? यानी अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करेंगे ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है इनमें? ठीक है, ऑप्शंस में आप पाओगे सरोजिनी नायडू, ऑप्शंस में पाओगे आप इनी बेसेंट, ऑप्शंस में पाओगे आप बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शंस में पाओगे आप नन ऑफ द अबव। तो अगर हम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी की बात करेंगे ना, वो कौन है आपकी? वो है आपकी इनी बेसेंट। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो, अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन है? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। दूसरे प्रेसिडेंट कौन है? दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है आपके? वो है बद्रीनाथ तैयब जी। ठीक है ना। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन है आपके आईएनसी के? वो आपने देखा जॉर्ज रूल। हाँ, अब आप देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन है आपके? वो है एनी बेसेंट। अब ये सरोजिनी नायडू क्या है? ये है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट इंडियन, नो डाउट। फर्स्ट वुमेन की जब बात आ जाएगी तो फिर है एनी बेसेंट, लेकिन अगर इंडियन की बात आ जाए फिर कौन है आपकी? फिर है सरोजिनी नायडू। यानी यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो कौन है आपके? एनी बेसेंट है। ठीक है ना। अब हम और जानेंगे प्रेसिडेंट्स ऑफ आईएनसी के बारे में थ्रू अवर सुपर कंटेंट। अब ये जो है, ये है हमारा सुपर कंटेंट। सुपर कंटेंट क्यों मैं इसको कहता हूं? क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आते ही रहते हैं। आई होप कि मैं चाहता हूं कि आप कोई क्वेश्चन मिस ना की करें, और मैं चाहता हूं कि आपकी सिलेक्शन, इसीलिए ये कंटेंट मैं बहुत ही मेहनत के साथ लाता हूं। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे 1905 में, यानी 1905 में क्या होता है? आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। कौन करता है? लॉर्ड कर्जन करता है। ऑलरेडी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब उस वक्त जो होता है ना आपके प्रेसिडेंट, वो होता है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन होते हैं आपके? गोपाल कृष्ण गोखले। और उसी वक्त क्या होता है? स्वदेशी मूवमेंट, यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट आपने देखा, आपने ऑलरेडी जाना। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे देखे होंगे एमसीक्यूज पे, वहां मैंने कैटेगरली ये बोला कि स्वदेशी मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट जो थी ना आपकी, ये स्टार्ट हुई थी जैसे आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है ना, तो इसी के अगेंस्ट में कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो ये जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होती है, कब होती है? 1905 में। तो कहां पे उस वक्त जो होता है आईएनसी का, कहां पे सेशन होता है? आईएनसी का सेशन होता है बनारस में। तो बनारस में कौन से प्रेसिडेंट होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, हाँ। उसके बाद 1906 में आपके फिर से प्रेसिडेंट बन जाते हैं दादा भाई नौरोजी। क्या दादा भाई नौरोजी से पहले थे? बिल्कुल। सेकंड प्रेसिडेंट अगर हम देखेंगे ना आईएनसी का, वो है आपके दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी फिर बन जाते हैं 1906 में, और वो भी कहां पे? कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता में। ठीक है ना। अब कलकत्ता में बन जाते हैं, और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उस वक्त जो होती है 1906 में आपका स्वराज जो होता है ना, स्वराज मूवमेंट जो होती है ना, वो स्टार्ट होती है। ठीक है, हाँ। 1907 ये इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो होते हैं राय बिहारी घोष। कौन होते हैं? और यहां पे कांग्रेस का स्प्लिट होता है, यानी कांग्रेस जो होता है ना उसका स्प्लिट होता है। और ये होता है, इसका स्प्लिट किस में होता है? मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। ठीक है ना। तो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं, यानी कांग्रेस का स्प्लिट होता है, कांग्रेस बढ़ जाता है दो हिस्सों में। और कौन कौन सा? मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट। कब? कांग्रेस का होता है 1907 में, और उसको कहा जाता है सूरत स्प्लिट। ठीक है ना। और इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? क्योंकि इसका जो सेशन होता है वो होता है सूरत में।
1907 में जो सेशन होता है वो कहाँ पे होता है? सूरत में। तो सूरत में ही कांग्रेस का स्प्लिट होता है, किसमें? मॉडरेट से एक्सट्रीम, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सूरत स्प्लिट। किस सेशन को? 1907। और उसके प्रेसिडेंट कौन होते? राय बिहारी घोष। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट। 1917 में फर्स्ट वुमेन जो होती है ना वो बन जाती है प्रेसिडेंट आईएनसी के, और वो कौन सी? आपकी अनी बेहसन। कौन है आपकी? अनी बेहसन। तो अगर क्वेश्चन आया कल कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन है? अनी बेहसन। गॉट माय पॉइंट? हाँ। उसके बाद 1919 में क्या होता है? मोतीलाल नेहरू जो होते हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं। कहां पे होता है सेशन? आपका अमृतसर में। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, गांधी जी ने एक ही सेशन अटेंड किया है, अटेंड नहीं किया बल्कि एक ही सेशन में ये प्रेसिडेंट रहे। और वो किस में रहे? वो रहे बेलगाम में 1924 में। 1924 बेलगाम में आपके गांधी जी जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं आईएनसी, यानी ओनली सेशन प्रिजाइडेड बाय गांधी जी। अब ये आता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आता है कि ओनली सेशन प्रिजाइडेड बाय गांधी, कौन सा है वो? 1924। पहले याद रखना है 1924। कहां पे? बेलगाम। ठीक है, उसके बाद 1925 में आपका कानपुर में होता है, और वहां पे होता है सरोजिनी नायडू। सुपर इंपॉर्टेंट। सुपर इंपॉर्टेंट क्यों है? कि अगर आप जेकेपी कांस्टेबल 2016 का पेपर देखोगे तो वहां पे ये क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन है? वो है आपकी सरोजिनी नायडू। अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी आ जाएगा फिर है आपका अनी बेहसन, लेकिन अगर इंडियन आ जाएगा तो फिर है आपका सरोजिनी नायडू। गॉट माय पॉइंट? हाँ। उसके बाद 1929 जवाहरलाल नेहरू आते हैं। 1929 जवाहरलाल नेहरू आते हैं, और उसका उस वक्त जो एजेंडा होता है 1929 में वो होता है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मींस कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। कौन बोलते हैं? आपके एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद 1946 में, यानी जब इंडिया आजाद होता है ना, आजादी के टाइम जो कि लास्ट सेशन होता है, वहां पे होते हैं आपके जेबी कृपलानी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये रखना याद है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थी? वो आपकी अनी बेहसन थी। कहां पे? 1917 में जो सेशन हुआ था वहां पे प्रेसिडेंट थी। हाँ, गांधी जी का एक ही सेशन गांधी जी ने क्या किया? प्रेजाइड किया। और वो कौन? बेलगाम। कहां पे? 1924 में। हाँ, जवाहरलाल नेहरू पहला जो सेशन अटेंड करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, वो होता है आपका 1929 में, उसी में वो पूर्ण स्वराज। हाँ, पहली इंडियन वुमेन सरोजिनी नायडू बनती है। कहां पे? कानपुर में 1925 में। ठीक है, हाँ। 1946 में जब इंडिया आजाद होता है तो आजादी के वक्त कौन प्रेसिडेंट है आईएनसी के? वो होते आपके जेबी कृपलानी। आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हु गेव द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी? यानी ये आइडिया किसने दिया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, हम एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे? कौन सी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन? आईएनसी। अब यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपका ए होम, ऑप्शन बी है आपका डब्ल्यूसी बैनर्जी, ऑप्शन सी है आपका जॉर्ज यूल, और ऑप्शन डी है आपका लॉर्ड डेफोन। तो ऑप्शन फर्स्ट पे जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ए होम। ए होम को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि फाउंडर कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के? वो है आपके ए होम। ठीक है, हाँ। ऑप्शन बी है आपका डब्ल्यूसी बैनर्जी। डब्ल्यूसी बैनर्जी जो थे ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था ना, या फर्स्ट प्रेसिडेंट था ना, वो कौन होते आपके? वो होते आपके डब्ल्यूसी बैनर्जी। हाँ, जॉर्ज यूल कौन होते हैं? जॉर्ज यूल जो होते हैं ये होते हैं फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। अब यहाँ लॉर्ड डेफोन कौन होते हैं? लॉर्ड डेफोन होते हैं बेसिकली जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया ना 1885 में, तो उस वक्त जो वाइस रॉय थे ना वो थे आपके लॉर्ड डेफोन। अब आइडिया कौन देते हैं? अब ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि आइडिया कौन देते हैं? आइडिया देते हैं आपके वाइस रॉय लॉर्ड डेफोन, यानी लॉर्ड डेफोन के कहने पर ही इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो वजूद में आ गया। अब यहाँ पे आइडिया देते हैं लॉर्ड डेफोन किसको? ए होम को। किसको देते हैं? ए होम को। क्या देते हैं कि हम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। अब मकसद क्या था? मकसद हम देखेंगे सेफ्टी वाल थ्योरी में। अब मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि अगर हम देखेंगे ना फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी फॉर्मेशन जो हुई थी वो एक थ्योरी के हिसाब से हुई, और थ्योरी का नाम क्या है? सेफ्टी वाल थ्योरी। कल क्वेश्चन आपका आ सकता है कि किस थ्योरी के हिसाब से आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में है, तो कौन सी थ्योरी है? सेफ्टी वाल थ्योरी। वही सेफ्टी वाल थ्योरी हम पढ़ने वाले टूवर्ड्स सुपरखंड। लेकिन यहां से आपने एक चीज आपको पता चली कि किसने आइडिया दिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हमें बनाना है? लॉर्ड डेफोन ने। लॉर्ड डेफोन कौन थे? ये वाइस रॉय थे। कब? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आ गया। अब किसको आइडिया इसने दिया? ए होम को दिया। अब ए होम ने क्या किया? इसी ने फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को वजूद में लाया, यही बने थे फिर फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना? अब यहां पे देखेंगे हम सेफ्टी वाल थ्योरी। अब सेफ्टी वाल क्यों कहा जाता है? पहले सेफ्टी वाल थ्योरी क्यों कहा जाता है? ये बेसिकली है सेफ्टी वाल थ्योरी। देखो, अगर आप घर में जाओगे ना, घर में आपका प्रेशर होता है ना प्रेशर। मैं यहां पे एक प्रेशर बनाऊंगा, उसके ऊपर होती है एक सेफ्टी। क्या होती है? सेफ्टी। यानी जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर के ऊपर होती है सेफ्टी, जिसको हम सीटी बोलते हैं ना। अब देखो होता क्या है, अच्छे से समझ लेना। देखो ये सेफ्टी क्यों है? आपको पता होगा कि प्रेशर में जब ये प्रेशर कुकर होता है ना, इसका जो प्रेशर होता है जब ज्यादा होता है तो इस सेफ्टी वाल के जरिए फिर वो निकलता है।
निकलता है ना, तो अगर इसका ये सेफ्टी वाल नहीं होता तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर तो फट जाएगा ना, प्रेशर को धमाका हो जाएगा, प्रेशर फट जाएगा आपका। लेकिन इस सेफ्टी वाल की वजह से आपका प्रेशर जो है वो होता है, वो बच जाता है, ठीक है ना। अब ये सेफ्टी वाल थ्योरी बेसिकली इसी प्रेशर कुकर से लिया गया है। गॉट माई पॉइंट। ये सेफ्टी वाल थ्योरी किस से लिया गया है, प्रेशर कुकर से लिया गया है। मैं बताता हूं कैसे लिया गया है। देखो देखो हुआ क्या, जब 80 आपने देखा रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या हुआ था, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी या कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं थी, लोगों के बहुत सारे मसाइल थे और लोगों ने क्या किया, जब प्रेशर हुआ, जब लोगों को हद से ज्यादा जुल्म हुआ तो लोग क्या हुए, लोग जमा हुए, तो लोगों ने रिवोल्ट, लोगों ने बगावत की, ठीक ना। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती तो लोगों के मसाइल देखे जाते तो लोग, वो प्रेशर क्रिएट नहीं होता। तो वही कहा गया कि लोगों में क्या हुआ था, एक प्रेशर क्रिएट हुआ था। वो प्रेशर जो था रिवोल्ट ऑफ 1857 एक प्रेशर कुकर की था। जब बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ तो वो फट गया। तो नतीजा क्या निकला, नतीजा आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 निकला। तो वही कहा कि इसीलिए सेफ्टी वाल थ्योरी गई। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि लॉर्ड डेफर्न जो क्या करते हैं, ये एक आइडिया देते हैं किसको, ए होम को कि हम बनाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, हम वजूद में लाएंगे। रीजन क्या था, रीजन ये था कि जो भी रूलर्स हैं ना, जो भी रूलर्स हैं इंडियन, जो भी रूलर्स जो थे या लोकल रूलर्स जो थे या इंडियन मास जो थे, इंडियन लोग जो थे, उनको हम कनेक्ट करेंगे एट लार्ज लेवल पे, उनको हम कनेक्ट करेंगे। इसीलिए लेटर ऑन क्या होता है, लाला लाजपत राय क्या करते हैं, वो आईएनसी को बताते हैं सेफ्टी वाल। अब ये सेफ्टी वाल थ्योरी ये भी आ सकता है कि किसने दी, ये बेसिकली पहले लाला लाजपत राय ने दी, ठीक है। लाला लाजपत राय ने दी अपने एक न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर क्या था, यंग इंडिया, इंपॉर्टेंट है। अब ये भी है ना कि सेफ्टी वाल थ्योरी कहां से आई, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने दी, लाला लाजपत राय ने दिया ये सेफ्टी वाल थ्योरी। किसमें, अपना एक न्यूज़पेपर कौन सा था लाला लाजपत राय का, न्यूज़पेपर गलत है यहाँ पे, 1919 में है शायद। तो लाला लाजपत राय ने दिया था न्यूज़पेपर में। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर है यंग इंडिया। यंग इंडिया में उसने क्या कहा, उसने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्होंने इसीलिए लाया क्योंकि ये चाहते टू सेव ब्रिटिश फ्रॉम एनी डेंजर, टू सेव ब्रिटिश फ्रॉम एनी डेंजर। देखो रिवोल्ट दोबारा ना हो, या बर्तानिया चाहता था कि हम डेंजर से बचे, कोई ऐसी आफत ना आए, तो हम पहले ही एक मतलब सेफ्टी चाहते थे। कौन चाहते थे, ये ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि सेफ्टी चाहते थे। तो इसीलिए फिर सेफ्टी वाल थ्योरी इसका नाम दिया गया। वो किसने दिया, लाला लाजपत राय ने दिया था अपनी बुक में। अपनी बुक नहीं बल्कि अपना इसका एक न्यूज़पेपर था, कौन सा, यंग इंडिया। यंग इंडिया में उसने जो है ये कहा था, ठीक है। हाँ, तो मकसद था कि इस सेफ्टी वाल थ्योरी के जरिए क्या किया जाए, या इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए क्या किया जाए कि जो भी पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस होंगे ना, तो वो उनको एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेफ्टी वाल थ्योरी। यानी सेफ्टी वाल थ्योरी था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में लाना मकसद था कि बर्तानिया चाहता था अपनी सेफ्टी, लेकिन एट द एंड फिर ये बारी पड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर एट द एंड बारी पड़ा किन पे, ब्रिटिशर्स पे। लेकिन पहले ये चाहते थे कि ये एज अ सेफ्टी वाल की तरह मतलब काम करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सेफ्टी वाल की तरह काम करेगी, लेकिन एट द एंड फिर इनके पे ये बारी पड़ा। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो होता क्या है, होता ये है कि जब भी आप कोई एग्जाम देते हो ना, तो एग्जाम में आप यूजुअली क्या करते हो, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ना, वो आप मिस करते हो। आप सिर्फ डिफिनेशंस पढ़ते हो, तो डिफिनेशन से आपका एग्जाम जो है वो क्रैक नहीं होगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज हर एक चीज़ की होनी चाहिए। तो इसीलिए जो मैं जो MCQ सीरीज ला रहा हूँ ना, इसमें मैं कंटेंट जो होता है ना, वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कंटेंट होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी सिलेक्शन, तो इसीलिए मैं एग्जामिनेशन कंटेंट लाता हूं। और ये जो MCQs है, यहां पे आपका बिल्कुल जो होता है ना, पूरा जो लेक्चर होता है वो आपका रिवाइज होता है थ्रू MCQs के जरिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हु फाउंडेड द पूना सार्वजनिक सभा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हु फाउंडेड द पूना सार्वजनिक सभा। यहां पे आप देखोगे ऑप्शंस में आनंद बोस, ऑप्शन में देखोगे SH चिपलंकर एंड MG रांडे, ऑप्शंस में आप देखोगे रामास्वामी P आनंद चालुरलू, R रागिया नायडू, ऑप्शंस में आप पाओगे GK गोखले। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखेंगे ना, वो है आपका ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। पूना सार्वजनिक सभा के फाउंडर कौन है, वो है आपके SH चिपलंकर एंड MG रनेट। आपके MG रनेट जो है वो आपके क्या होते हैं, फाउंडर ऑफ पूना सार्वजनिक सभा के। अब हम और देखो हुआ क्या, पहले हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जब आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आने से पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आई थी, लेकिन कोई नेशनल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ठीक है। तो वही ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी एक आती है पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। कहाँ पे, पूना सार्वजनिक सभा। तो किसने ये फाउंड की, SH चिपलंकर एंड MG रनेट ने, ठीक है। अब हम और ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
देखो अब सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने टच नहीं किया, मैंने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को टच किया जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप ये कर लोगे ना, आई होप कि आपने अच्छे से ना एग्जाम में कर सकते हो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड। देखो यहाँ पे हम पहले देखेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी। अब लैंड होल्डर सोसाइटी आपके करते हैं दवाकर नाथ टैगोर। अब दवाकर नाथ टैगोर कब 1838 में, कहाँ पे, कलकत्ता में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आती है आपकी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में, ये होते हैं आपके विलियम एडम्स, लंदन में होती है। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना बरतानिया में बहुत सारे छोटे छोटे जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वजूद में आए और वहाँ पे जो लोग थे, इंडियन लोग थे, तो उनकी मदद से, क्योंकि वो भी चाहते थे, क्योंकि जुल्म जो हो रहा था इंडिया में हो रहा था, लेकिन वहाँ से आवाज़ उठ रही थी, ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वजूद में आ गई, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में, देवेंद्र नाथ टैगोर। अब ये दवाकर नाथ टैगोर होते हैं फादर किसके, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर के फिर होते हैं बेटे कौन, रविंद्र नाथ टैगोर और सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्र नाथ टैगोर क्या होते हैं आपके, जिसको गीतांजलि के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज, कब, 1913 में मिला था ना रविंद्रनाथ टैगोर को। और सत्येंद्र नाथ टैगोर होते हैं जो फर्स्ट होते हैं जो क्रैक करते हैं कौन सा एग्जाम, आपका आईएएस, आपका सिविल सर्विस एग्जाम जो है क्रैक करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फिर आती है आपकी मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जीएल शेट्टी एंड श्री निवासा पलाई, वो मद्रास में आती है। लंदन इंडियन कमेटी, उसके आपके होते हैं यहाँ पे लंदन इंडियन कमेटी के आपके होते हैं सीपी मुदलियर, लंदन में ही होती है, ठीक है ना। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वो है आपकी दादा भाई नौरोजी। अब ये बहुत बार देखा गया कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन किस ने फाउंड किया, दादा भाई नौरोजी ने, कहाँ पे, लंदन में। इंडियन सोसाइटी किसने, आनंद मोहन बोस ने, ठीक है, कहाँ पे, लंदन में। इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन केशव चंद्रा सेन, ठीक है, कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अभी हम पुणे सार्वजनिक सभा की बात करेंगे, ऐसे चपलूकानन एमजी रेड्डी, पुणे में हुई थी। हाँ, मद्रास महाजन सभा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके है एस स्वामी, पी आनंद चार्लू, रगैया नायडू, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, जीके गोखले। अब ये इंपॉर्टेंट है, इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट, और इनको अच्छे से याद कीजिए, इनमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विच सेशन ऑफ द कांग्रेस लेड टू डिवाइड बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स इन 1907। अब कौन सा सेशन ऐसा था जहां पे कांग्रेस का बंटवारा हुआ, या यूं कहे कांग्रेस जो डिवाइड हुआ, किस में, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में, कब, 1907 में। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है ऊपर, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। वो आपके ऑप्शंस में पहले क्या है, आप बताओ आंसर। ऑप्शंस में आपका है कलकत्ता, ऑप्शंस में आपका सूरत, ऑप्शंस में आपका है मद्रास, ऑप्शंस में आपका मुंबई। तो इसका अगर राइट आंसर देखेंगे ना, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, सूरत। क्या जाएगा, सूरत। देखो हुआ क्या, जब सूरत सेशन हुआ था ना, सूरत सेशन, तो मॉडरेट्स जो थे ना, मॉडरेट्स या यूं कहे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गया, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स को बोलते हैं नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट को बोलते हैं गरम दल, ठीक है। कब हुआ था, 1907 में। कौन सा सेशन था, सूरत सेशन। इसीलिए इसको कहा जाता है सूरत स्प्लिट भी। क्यों कहा जाता है सूरत स्प्लिट, 1907, सूरत स्प्लिट 1907 इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सूरत में हुआ था स्प्लिट किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गया, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में। अब ये मॉडरेट्स क्या थे, ये एक्सट्रीमिस्ट्स क्या थे, कैसे ये हुआ, हम जानेंगे थ्रू अवर सुपर कंटेंट, ठीक है ना। हमने जाना कि सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, जब सूरत में सेशन था तो वहां पे स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस जो है वो दो हिस्सों में जो है उसकी वो डिवाइड हुआ था, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स क्या बोलते हैं, नरम दल, और एक्सट्रीमिस्ट क्या बोलते हैं, गर्म दल। देखो हुआ क्या, मॉडरेट्स बेसिकली अगर हम देखेंगे ना, वो लीडर्स थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को चलाया फ्रॉम 1805 से लेके 1905 तक यूजुअली हम देखेंगे। तो एक्सट्रीमिस्ट्स वो लीडर्स थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को चलाया फिर 1905 से 5। अब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स को कैसे हम इनको कैसे डिवाइड करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज। इनको हम डिवाइड करते हैं, ये बेसिकली लीडर्स थे। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो प्रकार के लीडर्स थे। आधे ऐसे लीडर्स थे जिनको हम मॉडरेट्स बोलते थे, आधे ऐसे लीडर्स थे जिनको हम एक्सट्रीमिस्ट्स बोलते थे। अब ये ना मॉडरेट्स क्यों बोलते थे, एक्सट्रीमिस्ट्स क्यों बोलते थे, बिकॉज इनकी जो आइडियोलॉजी थी ना वो अलग अलग थी। मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी अलग थी और एक्सट्रीमिस्ट्स की आइडियोलॉजी अलग थी। क्या थी मैं समझा दूँ। तो देखो पहले हम मॉडरेट्स के बारे में समझिए। मॉडरेट जो थे वो बिलीव करते थे पीसफुल एजिटेशन, वो बिलीव करते थे पीसफुल एजिटेशन। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो थे ना वो रेडिकल थे, यानी इनका जो अप्रोच था ना वो रेडिकल था। क्यों, क्योंकि मॉडरेट्स क्या करते थे, ये बिलीव करते थे पेटिशन, प्रायर एंड पब्लिक मीटिंग। यानी इनका 3P मॉडल था, प्रायर, पेटिशन एंड पब्लिक मीटिंग। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट्स ये नहीं मानते थे। एक्सट्रीमिस्ट्स कोई पेटिशन, प्रायर, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं मानते थे। एक्सट्रीमिस्ट्स मानते थे सेल्फ गवर्नमेंट। ये कहते थे कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और ये कहते थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए लेकिन किसके अंडर, ब्रिटिश के अंडर।
मॉडरेट्स चाहते थे इंडिपेंडेंस, लेकिन किसके अंडर? ये चाहते नहीं हमें ब्रिटिश क्या करना है, हमें तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, वो थे आपके एक्सट्रीमिस्ट। इसलिए जो मासेस का सपोर्ट था ना, लोगों का सपोर्ट था ना, वो किन के साथ था? वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ। तो आपने यहाँ पे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को जाना कि मॉडरेट्स की क्या थी, वो थे बेसिकली वो पीसफुल थे, और एक्सट्रीमिस्ट थे रेडिकल इन अप्रोच, ठीक है ना। हाँ हाँ, मॉडरेट्स में अगर आप लीडर्स देखोगे, वहाँ पे आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुब्रमण्यम आयर, ये आपके मॉडरेट्स लीडर्स थे। अब आते वहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि इनमें से कौन सा मॉडरेट था, इनमें से कौन एक्सट्रीमिस्ट था। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है कि इनको क्या बोलते हैं? लाल बाल पाल। इनको बोलते हम लाल बाल पाल। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थे इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल आपके थे बिपिन चंद्र पाल, यानी बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और आपके बाल गंगाधर तिलक भी थे, ये सॉरी अरविंदर घोष भी थे आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ठीक है। तो आपने जाना कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स, इनकी अलग आइडियोलॉजी थी, इसीलिए इनको हम डिवाइड करते थे। मॉडरेट्स क्या करते थे? वो पीसफुल एजिटेशन थे, लेकिन वो एक्सट्रीमिस्ट्स रेडिकल थे। लेकिन लोगों का सपोर्ट किन पे जा रहा था? वो तो एक्सट्रीमिस्ट पे। अब सूरज स्प्लिट कैसे होता है ये समझ ले। देखो सूरज स्प्लिट क्यों हुआ था, पहले अच्छे से जानेंगे। सूरज स्प्लिट इसीलिए हुआ था, बेसिकली जो मॉडरेट्स थे ना, मॉडरेट्स जो थे ना, जब पार्चना बंगाल हुआ था ना, पार्चना बंगाल के बाद एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। हाँ, 1905 में, 1906 में आपकी स्वदेशी मूवमेंट जो हुई थी वो स्टार्ट हुई थी, जब पार्चना बंगाल हुआ था। जब पार्चना बंगाल हुआ था तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और ये मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इसको पैन इंडिया मूवमेंट बनाया जाए। पैन इंडिया मूवमेंट बनाया जाए किसको? स्वदेशी मूवमेंट को। लेकिन मॉडरेट्स नहीं चाहते थे। ये स्टार्ट हुई थी बंगाल में, तो मॉडरेट्स चाहते थे ये मूवमेंट कहाँ रहे? सिर्फ बंगाल तक ही रहे। मॉडरेट्स क्या चाहते हैं? ये मूवमेंट सिर्फ बंगाल तक ही रहे। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? इसको पैन इंडिया मूवमेंट बनाए, यानी इसको ऑल ओवर थ्रू ओवर इंडिया जो ये है, ये मूवमेंट चलाई जाए, किन के खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। हाँ, थी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, क्योंकि वो रेडिकल इन अप्रोच थे, वो पीसफुल एजिटेशन पे ना ये रिलाई करते थे आपके मॉडरेट्स। देखो हुआ क्या, अब जब सेशन होता है, सूरत में सेशन होता है 1907 में। कहाँ पे होता है सेशन में? किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल सेशन होता है ना, तब इसी सिलसिले में आप सूरत में होता है। अब जब सूरत में होता है ना, तो जो एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट्स वो इस बाल गंगाधर तिलक को चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट बन जाए, ठीक है ना। ये कौन चाहते थे? एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन मॉडरेट्स चाहते थे नहीं, मॉडरेट्स नहीं मानते थे। मॉडरेट्स कहते थे कि राय बिहारी घोष को बनाया जाए। किसको बनाया जाए? राय बिहारी घोष को बनाया जाए। अब यहां पे क्या होते हैं? आपके गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना, आपके गोपाल कृष्ण गोखले क्या करते हैं? वो मीटिंग को चेंज करते हैं, वो मीटिंग को रखते हैं सूरत में। असल में मीटिंग होनी थी नागपुर में। कहां पे होनी थी? इंपॉर्टेंट है, नागपुर में। लेकिन नागपुर से कहां पे वो करते हैं? सूरत। अब ये जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं ना, ये वाले भाई साहब, ये होम टाउन होता है, सूरत होम टाउन होता है बाल गंगाधर तिलक का। तो ऑब्वियसली जब कोई होम टाउन होता है ना, तो वहां पे ये पॉलिसी थी ये कि वहां पे ये बोल नहीं पाते। कौन? बाल गंगाधर तिलक। मदन मोहन मालवीय क्या करते हैं? वो इसको बोलने नहीं देते। किसको? बाल गंगाधर तिलक। बोलते हैं कि आपका जो ये होम टाउन है। लेकिन पहले मीटिंग को कौन शिफ्ट करता है? सेशन को कौन शिफ्ट करता है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता है पॉलिटिकल गुरु, जिसने लिखा था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले। क्योंकि वो पॉलिटिकल गुरु ऐसे ही थे। उसने क्या किया था? उसने मीटिंग को ही चेंज किया। सूरत के बाले कहां पे रखा? नागपुर में। अब जब नागपुर में रखा जाता है तो फिर वहां पे जो आपका यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बन के आता है ना, वो आता है आपका राय बिहारी घोष। अब यहाँ पे होता है अब इनके बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में तू मेमा होता है। तो तू मेमा होता है, तो यहाँ से एक्सट्रीमिस्ट उठते हैं, वो रेडिकल इन अप्रोच थे, वो उठाते और लगाते हैं जूते किस पे? इसी राय बिहारी घोष पे जूते फेंक देते, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है? इससे जो होते हैं, इससे ये ना कोई एग लगाता है, कोई चप्पल लगाता है ना एक्सट्रीमिस्ट में। तो यहाँ से अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज एक्सट्रीमिस्ट को पकड़ते हैं और अंग्रेज एक पॉलिसी यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी ऑफ कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी वो अडॉप्ट करते हैं। तो फिर वो एक्सट्रीमिस्ट को जेल में भर देते हैं, और क्योंकि उनको भी पता है एक्सट्रीमिस्ट हमारे लिए डेंजर था, मॉडरेट्स तो डेंजर था ही नहीं उनके लिए। मॉडरेट जो लीडर्स थे, एक्सट्रीमिस्ट उनके लिए, क्योंकि उनका अप्रोच तो रेडिकल इन नेचर था, तो उनको वो एक्सट्रीमिस्ट जो भी लीडर्स उनको जेल में रखा जाता है। तो ऐसे होता है आपका सूरत सेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, यानी प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे व्हेन इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस, जब इंडिया ने हासिल की आज़ादी। आपके ऑप्शंस में जवाहरलाल नेहरू, आपके ऑप्शंस में महात्मा गांधी, आपके ऑप्शंस में दादा भाई नौरोजी, आपके ऑप्शंस में जेबी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पहले हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कब थे प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी के? 1929 में, ठीक थे ना, जब पूर्ण स्वराज इंडिया ने डिक्लेयर किया था। महात्मा गांधी कब थे? 1925 में। कहाँ पे? बेलागांव में।
ठीक है ना। हाँ, दादा भाई नौरोजी कहाँ पे थे? दादा भाई नौरोजी थे आपके सेकंड प्रेसिडेंट। कहाँ पे थे? सेकंड प्रेसिडेंट। उसके बाद फिर ये 1905 में भी थे, लेकिन पहली बार कहाँ पे वो सेशन हुआ था आप कमेंट्स में लिखिए। हाँ, यहाँ पे अब जो है प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे जब इंडिया आज़ाद हुआ था? तो वो हुए थे, वो था आपका जेबी कृपलानी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। जेबी कृपलानी जो होते हैं वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी जब इंडिया आज़ाद होता है, यानी जब इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस करता है या इंडिया आज़ाद होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द वाइस रॉय व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड? वाइस रॉय कौन था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एस्टैब्लिश किया जाता है? आपके ऑप्शंस में लॉर्ड रिपन, आपके ऑप्शंस में लॉर्ड लाइटन, आपके ऑप्शंस में लॉर्ड डेफर्न, आपके ऑप्शंस में लॉर्ड एल्गिन सेकंड। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी मेंस 2006, 2011, 2012 में आया है। आप इसका राइट आंसर बताएं कि कौन वाइस रॉय था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कौन वाइस रॉय था इंडिया का जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या होती है, एस्टैब्लिशमेंट होती है, कौन था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डेफर्न। क्योंकि लॉर्ड डेफर्न ने ही आइडिया दिया था किसको? एओ होम को, कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एस्टैब्लिश कीजिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वो है जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885। हमें बताना है कि कौन इनमें रहे हैं जनरल सेक्रेटरी, किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कब? 1885 में, यानी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कौन रहे हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस में आपका एओ होम, ऑप्शंस में आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शंस में आपका डब्ल्यूसी बनर्जी और ऑप्शंस में आपका है फेरों जीशान मेहता। तो आप इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एओ होम, जो कि फाउंडर होते हैं किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और यही बन जाते हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब? जब पहला सेशन होता है तो वही होते हैं आपके जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दादा भाई नौरोजी जो थे वो थे आपके सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। हाँ, डब्ल्यूसी बनर्जी जो थे वो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी होते हैं, लेकिन जनरल सेक्रेटरी की बात करेंगे तो एओ होम आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग वाज द इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूअसली फॉर 6 ईयर्स? अब एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो रहा है आईएनसी का प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। अब हमें बताना है कि कौन रहा है, कौन है वो। अब यहाँ पे ऑप्शंस में आपका जवाहरलाल नेहरू है, अब्दुल कलाम आज़ाद है, अब्दुल कलाम आज़ाद, ये अब्दुल नहीं है बल्कि अब्दुल कलाम आज़ाद है, जीके गोखले है और दादा भाई नौरोजी है। तो जवाहरलाल नेहरू थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जीके गोखले थे या दादा भाई नौरोजी थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। तो वो होते हैं आपके ऑप्शन बी, यानी अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो आपके थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग नेवर कंसर्न विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस? अब ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में हमें बताना है कि कौन सी शख्सियत ऐसी थी हु वाज नेवर कंसर्न विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन फर्स्ट देखोगे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी अगर देखोगे ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था। हाँ, जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, ये 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। मोतीलाल नेहरू ये भी आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अब बाल गंगाधर तिलक ये कभी बने ही नहीं, क्योंकि आपने सूरत स्प्लिट देखा। सूरत स्प्लिट जब हुआ था 1907 में, सूरत में बनना था, बेसिकली वो सेशन कहां पे होना था? नागपुर में, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले क्या करते हैं, वो सेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहां पे? सूरत में। उस वजह से बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं वो जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बाल्य में कौन बनते हैं? बाल्य में आपके बनते हैं राय बिहारी घोष। तो इसीलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कि कौन कंसर्न नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कौन प्रेसिडेंट नहीं रहा है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो है आपका बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखा गया है यूपीएससी मेंस में 2006 में भी और 2008 में, तो मेरे ख्याल से ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ऑन विच सेशन वाज जन गण मन फर्स्ट संग? तो जन गण मन की अगर हम बात करेंगे, ये है आपका नेशनल एंथम। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन सा सेशन ऐसा था जहां पे पहली बार जन मन गण को संग किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शंस में 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1905 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1911 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड 1919 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी पहली बार जब जन गण मन को जो है जो गाया गया या यूं कहें संग किया गया किस सेशन में, तो वो कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन एग्जैक्ट कलकत्ता सेशन जब हुआ था ना आपका 1911 में। कब? 1911 में कौन सा सेशन होता है? कलकत्ता सेशन में। तो वहां पे जन गण मन को गाया जाता है पहली बार। अब इस जन गण मन के बारे में और एक बात ये कि जन गण मन किसने कंपोज किया? ये कंपोज किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने।
आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, वो कंपोज करते हैं जन गण मन को, लेकिन किस में? बंगाली में। किस में करते हैं? बंगाली में। और फिर क्या किया जाता है? फिर पहली बार इसको संग कब किया जाता है? 1911 जब कोलकाता सेशन होता है तो पहली बार इसको वहां पे गाया जाता है। किसको? जन गण मन को। लेकिन कंपोज कौन करते हैं? आपकी रविंद्रनाथ टैगोर। और ये किस में? बंगाली में। ठीक है। हाँ, इसको ऑफिशियली फिर अडॉप्ट किया जाता है, इसको ऑफिशियली फिर अडॉप्ट किया जाता है एज अ नेशनल एंथम। एज अ नेशनल एंथम कब? 24 जैन 1950 को। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? देखो, क्वेश्चन तो ऐसे आ जाएगा कि जन गण मन किस सेशन में पहली बार गाया गया, तो वो है आपका 1911 कोलकाता सेशन में। ठीक। किसने कंपोज किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया। ठीक। किस में कंपोज किया? बंगाली में कंपोज किया। ठीक। हाँ, पहले इसको ये जन गण मन आपका ये है नेशनल एंथम है। अब नेशनल एंथम इसको कब से अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, और एक चीज, इसको हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया? इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया आबिद अली ने। गॉट माय पॉइंट? इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया किसने? आबिद अली ने। आगे जाएंगे। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? किसको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो महात्मा गांधी, उसको कहा जाता है बापू, यानी फादर ऑफ अ नेशन। एवं को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। लोकमान्य तिलक बेसिकली कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, और बाल गंगाधर तिलक वही थे जिसने लिखा था मराठी एंड केसारी। ठीक है ना। और आपके आते हैं एस एन बनर्जी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसको कहा जाता है? एवं को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रीकर्सर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रीकर्सर कौन सा है? कौन सी ऐसी एसोसिएशन थी जो फिर जिसको नाम रखा गया? देखो हुआ क्या, अच्छे से पहले समझ लेना, जिसका फिर नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो, प्रीकर्सर हम कह रहे हैं। देखो, अगर हम प्रीकर्सर की बात करेंगे ना, ऑप्शंस में आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग या इंडियन नेशनल, ये बेसिकली इंडियन नेशनल एसोसिएशन है जिसको हम कहते हैं INA, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में आने से पहले, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं थी जो नेशनल लेवल पे थी। तो नेशनल लेवल पे पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन प्रीकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो, अब आपके मन में आ रहा होगा कि इंडियन नेशनल यूनियन जो था ना, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही नाम था, यानी पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम रखा गया था इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर इसका नाम जो है वो चेंज किया गया, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम चेंज किया गया। किसने रखा? फिर दादा भाई नौरोजी ने इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा। लेकिन अगर हम देखेंगे ना, चाहे इंडियन नेशनल यूनियन चाहे कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे, इसका प्रीकर्सर जो था ना, वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन था, यानी इंडियन नेशनल एसोसिएशन बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उसी से फिर आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। ठीक है ना। उसका नाम पहले रखा जाता है इंडियन नेशनल यूनियन, फिर रखा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट एट द फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको पता होगा कि कब हुआ था? वो 1885 में हुआ था, 1929 30 31 दिसंबर को हुआ था बम्बई में। बम्बई के कहाँ पे हुआ था? बम्बई में जो कॉलेज था, कौन सा? तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई, वहाँ पे हुआ था आपका फर्स्ट, यहाँ यूं कहे फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इनमें जो था वो शामिल नहीं था इस सेशन में। आपके हैं सुब्रमण्यम अय्यर, आपके हैं जस्टिस रनडे, आपके हैं दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। देखो, SN बनर्जी और आपको आनंद मोहन बोस जो थे, वो थे आपके फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो अटेंड नहीं करते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? हु अमंग द ट्राइब? अब ट्राइब कौन सा है? लाल बाल पाल। देखो, लाल मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों लीडर्स कैसे वाबस्ता रखते थे? एक्सट्रीमिस्ट के साथ वाबस्ता रखते थे, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया ही। और साथ ही साथ अरविंदर घोष, ये चार लीडर्स जो किसके साथ? एक्सट्रीमिस्ट के साथ। हाँ, और भी लीडर्स थे, लेकिन ये चार इनकी ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन थी किसकी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। कहते हैं बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता है? INC का, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन बनते हैं इनमें से? ठीक है। पहले आपका लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। देखो, अगर आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक बने ही नहीं, क्योंकि सूरत स्प्लिट की वजह से सूरत में बाल गंगाधर तिलक को बनना था, लेकिन बन गई कौन? मदन मोहन, बन गई कौन? राय बिहारी घोष।
राय बिहारी घोष, क्योंकि वहाँ जो आपको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया, मीटिंग चेंज की, उन्होंने नागपुर से कहाँ पे रखी, सूरत में। ये सेशन कहाँ पे होना था, नागपुर में, लेकिन रखा कहाँ पे, सूरत में। सूरत किसका होम टाउन था, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को मदन मोहन मालवीय ने बोलने ही नहीं दिया, तो बाल गंगाधर तिलक बने ही नहीं कभी, तो पहले ही कट हो जाएगा। हाँ, बिपिन चंद्र पाल ये भी आपके जो थे प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी नहीं थे। यानी अब कौन सा रहा, अब रहा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगर हम ट्रायो की बात करेंगे, चाहे लाला लाजपत राय की बात करेंगे, बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे, या बिपिन चंद्र पाल की बात करेंगे, तो इनमें से कौन बनते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो बन जाते हैं लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन ए। अब आप कमेंट्स में लिखिए लाला लाजपत राय। ऑलरेडी मैंने बताया है, आप फिर भी कमेंट्स में लिखिए कि लाला लाजपत राय जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बने हैं और किस सेशन में बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, सेशन कौन सा था, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। हमें बताना है कि यंगेस्ट पर्सन कौन बने हैं इनमें से, कौन है इनमें से यंगेस्ट पर्सन जो बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आपके जवाहरलाल नेहरू, आनंद मोहन बोस, बिपिंदर नाथ बोस, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या रहा है, राइट आंसर है आपका अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी। देखो, अगर हम इस अबुल कलाम आज़ाद की बात करेंगे ना, एक तो है आपके यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, यानी आईएनसी के यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है आपके, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि बने है नहीं बल्कि जो बने थे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ये एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, यानी 35 ईयर्स की एज में ये बने थे प्रेसिडेंट किसके, आईएनसी की। दूसरी बात ये कि कंटिन्यूसली ये रहे 6 साल, यानी सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो वो कौन थे आपके, वो थे आपके अबुल कलाम आज़ाद, 1940 से लेके 1946 तक, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद का, ठीक। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट ये आया था 2016 के जेकेपी कांस्टेबल पेपर में कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, वो थे आपके यही अबुल कलाम आज़ाद। ये थे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी आपके अबुल कलाम आज़ाद थे। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, अबुल कलाम आज़ाद को नवाजा गया भारत रत्न अवार्ड से, कब, 1992 में, ठीक है। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आगे जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द वाइंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेंडेड इंडिपेंडेंस। जब इंडिया आज़ाद होता है ना, तो कौन सी शख्सियत ऐसी थी जिन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम अब वाइंड अप ही कर देते हैं, इसको बंद ही कर देते हैं। ऑप्शंस में आपका है महात्मा गांधी, ऑप्शंस में आपका आचार्य कृपलानी, ऑप्शंस में आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शंस में आपका जेबी कृपलानी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फादर ऑफ अ नेशन, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी जो होते हैं ना, जब इंडिया आज़ाद होता है, महात्मा गांधी सजेस्ट करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या किया जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब वाइंड अप ही किया जाए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। महात्मा गांधी ने कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस को वाइंड अप किया जाएगा जैसे ही इंडिया आज़ाद होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन इन 1922। 1922 में क्या होता है, गया में एक सेशन होता है जिसको गया सेशन कहा जाता है 1922 में। तो उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, उसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी होते हैं, नहीं, महात्मा गांधी होते हैं आपके 1924 में, जब बेलगाम में होता है। एसएन बनर्जी होते हैं, नहीं होते। जवाहरलाल नेहरू कब होते हैं, 1929 में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी चित्तरंजन दास, जो सीआर दास होते हैं ना, वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट किसके, आईएनसी के, कब, 1922 में। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे प्रेसिडेंट जो रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो आई होप कि आप उसको एक बार स्क्रीनशॉट लोगे और उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे और उसको मेमोराइज करोगे कि कौन प्रेसिडेंट रहा है और किस सेशन में रहा है। तो 1922 में कौन रहे प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, वो रहे आपके सीआर दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, फॉर द फर्स्ट टाइम पूर्णा स्वराज वाज डिक्लेयर्ड बाय द कांग्रेस एक्ट। यानी पूर्णा स्वराज की अगर हम बात करेंगे ना, फर्स्ट टाइम, पहली बार किसने डिक्लेयर किया था, कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था, और किस सेशन में डिक्लेयर किया था। आपका है लाहौर, आपका है अमृतसर, आपका है लखनऊ और आपका है त्रिपुरा। तो पूर्णा स्वराज की अगर हम बात करेंगे, ये किस सेशन में, 1929 में। और 1920 कहाँ पे हुआ था, आपका लाहौर में। और उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे, उस वक्त प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, थे ना। यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम पूर्णा स्वराज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पूर्णा स्वराज होता है जिसका मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। अब ये कब हुआ था, ये 1929 में हुआ था, और वो भी कहाँ पे, लाहौर सेशन में। अब यहाँ पे एक पब्लिक डिक्लेरेशन जो है वो अनाउंस की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया जाएगा एज इंडिपेंडेंस डे। लोगों को कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को क्या डिक्लेयर किया जाएगा एज इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। अब पूर्णा स्वराज वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन थे, वहाँ पे प्रेसिडेंट आपके थे 1929 में हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। आई होप आपने इस लेक्चर सीरीज को
जाना होगा अच्छे से और इसको पसंद किया होगा। अगर आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लगे, अगर आपको लगे कि ये एग्जाम ओरिएंटेड है और अगर आपको लगा कि ये कंटेंट सुपर कंटेंट है, तो एक बार कमेंट में सुपर कंटेंट लिखिए और एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सुपर कंटेंट लिखना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।